30 फैक्ट्स अबाउट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि शायद ही आपको पता होंगे। अगर इस मूवी के सबसे अडोरेबल कैरेक्टर यानी ग्रूट की बात करें तो इसे ऑन सेट एक्टर क्रिस्टन गोटलेविंस्की ने प्ले किया था ताकि बाकी कास्ट को भी पता हो कि ग्रूट कहां पर है और उन्हें उसे देखकर कैसे रिएक्ट करना है। बट मूवी में दिखाई ग्रूट की फाइनल मूवमेंट्स टोटली सीजीआई थी, जिसमें किसी भी तरह की मोशन कैप्चर का यूज नहीं था। और अगर बात करें ग्रूट की वॉइस की तो इसे एक्टर विन डीजल ने अपनी आवाज दी थी, जो कि आप सभी को पता ही होगा। इसमें इन्होंने इंग्लिश के साथ कई डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक रशियन, मैंड्रियन, स्पेनिश, पुर्तगीज, जर्मन एंड फ्रेंच में भी डब किया था ताकि इनकी ओरिजिनल वॉइस को डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज किया जा सके। और इन्होंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को स्टिल्स पहन कर रिकॉर्ड किया है ताकि इन्हें भी ये पता चल सके कि ग्रूट एक्चुअल में कितना बड़ा है। एंड विन डीजल के अकॉर्डिंग इन्होंने इस मूवी के लिए आई एम ग्रूट लाइन को 1000 से भी ज्यादा बार रिकॉर्ड किया था। एंड ग्रूट के फ्रेंड रॉकेट को ऑन सेट जेम्स गन के भाई शॉन गन ने प्ले किया था, जिन्होंने इस मूवी में क्रैकलिन का रोल भी प्ले किया है। बट शायद ही आप में से किसी को पता हो कि शॉन गन के साथ साथ रॉकेट को एक और पर्सन यानी आरती शो ने भी प्ले किया था, जिन्होंने शॉन गन के साथ मिलकर रॉकेट की ऑन सेट परफॉर्मेंस दी थी, जिसके लिए इन्हें अपनी चेस्ट पर रॉकेट की एक फोटो भी पहननी पड़ती थी। एंड ग्रूट की तरह रॉकेट को भी फुल्ली एनिमेट किया गया था क्योंकि रॉकेट का चेहरा ह्यूमन फेस से टोटली डिफरेंट था। एंड शॉन गन की ऑन सेट मूवमेंट्स को एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता था। और इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी एक्टर ब्रैडली कूपर ने, जिनकी हैंड मूवमेंट्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को भी रॉकेट को एनिमेट करने के लिए यूज किया गया है। और अगर बात करें रॉकेट की ओवरऑल अपीयरेंस की तो इसे ओरियो नाम के रैकून पर मॉडल किया गया है। एंड इस मूवी के एंड क्रेडिट्स में डायरेक्टर जेम्स गन ने रॉकेट एंड ग्रूट को मेंशन करते हुए एक स्पेशल डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, नो रैकून्स और ट्री क्रीचर वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म जस्ट एज ए ह्यूमरस जोक। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि इस मूवी के कैरेक्टर्स लाइक नेबुला, गमोरा, ड्रैक्स को कैसे क्रिएट किया जाता था। और साथ ही बात करेंगे इस मूवी के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। लाइक जब क्विल नोवेयर प्लैनेट पर गमोरा को अपने वॉकमैन से सॉन्ग सुनाता है तो उस टाइम उनके पीछे हमें एक एंटस दिखाया जाता है जो कि देखने में बिल्कुल आयरन मैन के आर्किटेक्ट जैसा लगता है। एंड मूवी में जब गार्डियंस रोनन को रोकने के लिए प्लान बना रहे होते हैं तो उस टाइम क्विल अपने प्लान के सक्सीड होने के चांस 12% बताता है। What percentage? I don't know. 12%. 12%? एंड द अवेंजर्स में टोनी पेपर को स्टार टावर के बनाने और उसके प्लानिंग के लिए सेम परसेंटेज ऑफ क्रेडिट देता है। स्टार्क टावर तुमने बनाया है, अपने आप को 12% क्रेडिट तो दे ही दो। 12%? अच्छा चलो 15 पे फैसला कर लेते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में प्लैनेट मोराक पर जब क्विल वहां के होलोग्राम्स को चेक कर रहा होता है तो उसमें हमें एक डॉग भी देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल में डायरेक्टर जेम्स गन का डॉग वेस्ली वॉन स्पीयर था। और उसके बाद क्विल की स्पेस में जब हमें बैरेट को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तो उस टाइम उसने वही सेम टी शर्ट पहनी होती है जो कि यंग पीटर क्विल ने मूवी की स्टार्टिंग में अर्थ पर पहनी हुई थी। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नोवा कॉर्प्स के आर्मर पर 3 सर्कुलर लाइट्स बनी होती हैं जो कि एक्चुअल में जेंडार के 3 सन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड जेंडार प्लैनेट पर जब ग्रूट एंड रॉकेट क्विल को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस टाइम रॉकेट ग्रूट को मेल प्रोनाउंसिएशन का यूज करते हुए क्विल को पकड़ने के लिए कहता है, बट ग्रूट गमोरा को पकड़ने लगता है। मजनू को थाले में डाल, मजनू को नहीं, लैला नहीं, मजनू को। फर्क समझा कर यार। तो इससे ये दिखाया गया था कि ग्रूट को जेंडर्स के बारे में नहीं पता। एंड मे बी इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ग्रूट खुद एक जेंडरलेस स्पीसीज हो। और उसके बाद जब कॉस्मोन डे पीटर क्विल को पकड़ता है तो उस टाइम उसे वो स्टार लॉर्ड की बजाय स्टार प्रिंस कहकर बुलाता है। अरे ये तो अपना स्टार प्रिंस है। स्टार लॉर्ड, ओह सॉरी, लॉर्ड। और पकड़े जाने के बाद जब इनकी इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्विल के एलियस में उसका नाम स्पेस लॉर्ड लिखा होता है, जो कि एक नोट था कि इस मूवी में किसी को भी उसका नाम यानी स्टार लॉर्ड याद ही नहीं रहता। एंड जेंडार पर पकड़े जाने के बाद गार्डियंस को जिस प्रिजन में भेजा जाता है तो उसको एक्चुअल में बनाया गया था, जिसके लिए फिल्म मेकर्स ने इस 3 मंजिला सेट को बनाया था जो कि इस मूवी का सबसे बिगेस्ट सेट था। और इसे बनाने के लिए 3,50,000 पाउंड ऑफ स्टील का यूज किया गया था। आप चाहे तो इसे केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब क्विल, गमोरा, रॉकेट एंड ग्रूट को फर्स्ट टाइम प्रिजन में लाया जाता है तो उस टाइम क्विल ग्रूट को गिविंग ट्री कहकर बुलाता है। What is wrong with giving tree here? इससे एक तरह से ग्रूट के फ्यूचर को फोरशैडो किया गया था, क्योंकि ये हिंट था 1964 में आई द गिविंग ट्री बुक को, जिसमें एक ट्री अपने ह्यूमन फ्रेंड के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव, जो कि सेम ग्रूट इस मूवी के एंडिंग में करता है। और खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद जब ग्रूट फिर से रीग्रोन होता है तो ये कॉन्सेप्ट कॉमिक से इंस्पायर्ड था, जिसमें ग्रूट मरने के बाद फिर से अपनी प्रीवियस मेमोरी एंड पर्सनैलिटी के साथ फिर से जिंदा हो जाता है। बट इस मूवी में ये थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें बेबी ग्रूट को अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंडियड इस सीन में ओरिजिनल ग्रूट गार्डियंस को बचाते हुए मारा गया था। और इससे याद है कॉमिक बुक राइटर बिल मैंटलो, जिन्होंने रॉकेट रकून के कैरेक्टर को क्रिएट किया था, तो ट्रेजिकली 1992 में हुए इनके ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से परमानेंटली हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, जिसे देखते हुए इनके वर्क को ऑनर करते हुए मार्वल एंड डिज्नी ने मिलकर स्पेशली इनके लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें राइटर बिल मैंटलो को रिलीज से पहले ये मूवी दिखाई गई थी, जो कि इसे देखकर बहुत ही खुश हुए थे। अगर अब कॉमिक्स की बात हुई है तो उसमें ड्रैक्स ग्रीन कलर का होता है, बट इस मूवी
में इसे ग्रीन की बजाय मडियर ग्रे कलर का दिखाया गया है, क्योंकि इस मूवी में ऑलरेडी गमोरा का कैरेक्टर था जिसका कलर ब्राइट ग्रीन है। और साथ ही ड्रैक्स का कलर चेंज करने के पीछे एक और रीजन था, ताकि इसे हल्क से भी अलग दिखाया जा सके। और अगर बात करें इस मूवी की, तो मेकअप आर्टिस्ट को डेव बटिस्टा को ड्रैक्स बनाने में 4.5 से 5 घंटे लगते थे, जिस दौरान की बॉडी पर 18 डिफरेंट प्रोस्थेटिक टैटू पीसेस लगाए जाते थे। और इस पूरे मेकअप प्रोसेस के दौरान बटिस्टा को खड़े रहना पड़ता था। और इनके लिए इन टैटूज को बनाने के लिए किलियो और स्कैरिंग टेक्निक से इंस्पिरेशन ली गई थी, और हर एक पीस हैंडमेड था। और अगर बात प्रोस्थेटिक मेकअप की हुई है, तो एक्ट्रेस जोई सैलेडाना को गमोरा बनाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। और आप इनका ये मेकअप पूरी गार्डियन के कास्ट में सबसे इजीएस्ट मेकअप भी कह सकते हो। और अगर बात करें योंडू की, तो एक्टर मिचेल रूकर को योंडू बनाने में 3 से 3.5 घंटे लगते थे। इस दौरान इनके सिर पर 5 से 6 प्रोस्थेटिक लेयर्स को लगाकर इनके प्रोस्थेटिक हेड को तैयार किया जाता था। और अगर बात करें इस मूवी में दिखाए गए बाकी के एलियंस की, तो इनमें से भी ज्यादातर को प्रोस्थेटिक मेकअप से क्रिएट किया गया था। वेल, तो इस मूवी में स्टोरी एंड कैरेक्टर्स के साथ साथ सॉन्ग्स पर भी पूरा फोकस किया गया है, जिनमें मोस्टली 1970s एंड 80s के टाइम पीरियड के सॉन्ग थे। एंड जेम्स गन के अकॉर्डिंग इन्होंने इस मूवी के सभी सॉन्ग्स को खुद ही पिक किया था, जिसमें इन्होंने 120 सॉन्ग्स की लिस्ट तैयार की थी। और यहाँ तक कि कुछ सीन्स को तो म्यूजिक के हिसाब से शूट किया गया है। एंड मूवी में पीटर क्विल सॉन्ग्स को सुनने के लिए जिस कैसेट प्लेयर का यूज करता है, तो उसे सोनी TPS L2 कहा जाता है, जिसे फर्स्ट टाइम 1979 में रिलीज किया गया था। और उस टाइम ओरिजिनली इसका नाम साउंड अबाउट रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर वॉकमैन किया गया था। और इस मूवी के बाद ऐसे कैसेट प्लेयर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। वेल, तो ऑडिशन के बाद जब एक्टर क्रिस पैट को स्टार लॉर्ड का रोल मिला था, तो उस टाइम इनका वेट बहुत ही ज्यादा था, जिसके बाद इन्होंने डायरेक्टर जेम्स गन से अपने इस वेट को कम करने के लिए 6 महीने का टाइम मांगा था। इस दौरान इन्होंने अपना 27 kg वेट कम किया था और अपनी इस बॉडी को बनाया था, जो कि हमें मूवी में देखने को मिली है। एंड मूवी के ये सीन जब पीटर कलेक्टर को ऑफ देते हुए उसे गिरा देता है, तो एक्चुअल में ये सीन स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि एक्टर क्रिस पैट से सीन की फिल्मिंग के टाइम एक्सीडेंटली हुआ था। बट इस मिस्टेक के बाद भी प्रैट अपने कैरेक्टर में ही बने रहे थे। इसे देखते हुए जेम्स गन ने इस एक्सीडेंटल सीन को इस मूवी में डाला था। और अगर अब जेम्स गन की बात हुई है, तो मूवी के मिड क्रेडिट सीन जब हमें लिटिल ग्रूट को डांस करते हुए दिखाया जाता है, तो एक्चुअल में इस सीन के लिए डायरेक्टर जेम्स गन की डांसिंग फुटेज का यूज किया गया था, जिसके हिसाब से ग्रूट के इन मूव्स को एनिमेट किया गया है। और इस डांसिंग सीन के दौरान जब भी ड्रैक्स ग्रूट की तरफ देखता है, तो ग्रूट वहीं पे फ्रीज हो जाता है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैक्स को डांसिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में इलैबोरेट किया गया है। हालांकि होवर्ड द डक को हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में दिखाया गया है, बट इस कैरेक्टर का टीज हमें इस मूवी के बीच में भी दिया गया था, क्योंकि मूवी में जब हमें कलेक्टर को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है, तो उस टाइम होवर्ड द डक बैकग्राउंड में एक ग्लास बॉक्स में बैठा हुआ होता है। एंड कलेक्टर का अड्डा तबाह होने के बाद उसमें से एक डॉग निकल के आता है, जिसने स्पेस सूट पहना होता है। तो एक्चुअल में ये कोस्मो था, जो कि कॉमिक्स में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक मेंबर है। इसका एक सीन हमें पोस्ट क्रेडिट्स में भी देखने को मिला था। एंड डायरेक्टर जेम्स गन ने एक्चुअल में इस डॉग को एक कॉस्ट्यूम पहनाई थी। मूवी के एंड में रोनन को हराने के बाद गमोरा ड्रैक्स से कहती है, तुम्हारी बीवी और बेटी को ये जानकर शांति मिलेगी कि तुमने उनका बदला ले लिया है। हाँ, पर रोनन सिर्फ एक कठपुतली था, मुझे थैनोस को मारना चाहिए था। तो एक्चुअल में नोट था कॉमिक्स को, क्योंकि कॉमिक्स में ड्रैक्स की फैमिली को थैनोस नहीं मारा था। और ऐसे ही नोवेयर प्लेनेट पर ड्रैक्स से फाइट के दौरान जब रॉकेट रोते हुए अपने ओरिजिन के बारे में बताता है कि कैसे उसे तोड़ फोड़ कर बनाया गया था, तो उस टाइम गमोरा के एक्सप्रेशन रॉकेट के प्रति ज्यादा सिंपैथेटिक होते हैं। मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे ऐसे बनाओ, मैंने थोड़ा ही कहा था कि मुझे बार बार तोड़कर मरोड़कर एक छोटा सा भद्दा सा। क्योंकि गमोरा को भी ऐसी सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, क्योंकि हमें वॉल्यूम 2 में पता चला था कि थैनोस नेबुला एंड गमोरा को उनके मिशंस में फेल होने के बाद उन्हें और इम्प्रूव करता था, जो कि सबसे ज्यादा नेबुला के साथ हुआ है। तो इसलिए इस सीन में गमोरा रॉकेट के लिए ज्यादा सिंपैथेटिक फील करती है। और अगर अब तोड़फोड़ की बात हुई है, तो बात करते हैं नेबुला के बारे में, जिसे एक्टर सर कैरन गिलियन ने प्ले किया है, जिन्हें पूरी तरह से नेबुला बनाने में 4 से 4.5 घंटे लगते थे, जिस दौरान उनके सिर से लेकर चेहरे पर प्रोस्थेटिक पीस लगाए जाते थे, ताकि इन्हें ऐसी रोबोटिक लुक दी जा सके। और फिर इनके चेहरे पर 3 से 4 डिफरेंट कलर स्प्रे किए जाते थे टू मेक इट मोर नेचुरल। एंड आल्सो कैरन गिलियन ने इस मूवी में नेबुला को प्रे करने के लिए अपने हेड को भी शेव किया था। इसके बाद मेकअप डिपार्टमेंट ने इनके ओरिजिनल बालों का यूज करके इनके लिए एक हेयर विग तैयार की थी। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो इसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स प्लैनेट अर्थ को टेरा कहकर बुलाते हैं, Peter Jason Quill from Terra, जो कि एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है, जिसमें टेरा का मीनिंग धरती या फिर प्लैनेट अर्थ ही होता है। एंड स्पीकिंग ऑफ मीनिंग, तो अगर आज कोई आपके सामने ग्रूट बोलेगा, तो आपके दिमाग में ये वाला ग्रूट ही आएगा। बट क्या आपको पता है कि ग्रूट एक एक्चुअल वर्ड है? डच, अफ्रीकांस एंड फ्लेमिश लैंग्वेज में ग्रूट का मीनिंग बड़ा यानी बिग होता है। और अगर आपको बाकी के मार्वल मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानना है, तो आप सब मेरी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने ऑलमोस्ट हर एक मार्वल मूवी के फैक्ट्स कवर किए हुए हैं और आगे और भी आने वाले हैं, सो गो वॉच इट।